लेकिन ये सीरीज थोड़े खतरे में आ गई थी बीच में, और उसकी कई वजह भी है। ये जो नाराजगी थी गेमर्स की, वो लाजमी भी थी, क्योंकि अब गेमर्स, एसासिन्स क्रीड के फैंस, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो दो टीम्स में बढ़ गए। सीरीज क्यों रूट्स पर वापस आई, उसे जानना भी हमारे लिए जरूरी है। वो भी अपने आप में एक हिस्ट्री है कि व्हाई द सीरीज केम बैक टू इट्स रूट्स। आना क्यों पड़ा, क्या मजबूरी रही होगी यूबीसॉफ्ट पर। एसासिन्स क्रीड इज बैक ऑन इट्स रूट्स, ये फ्रेज बिल्कुल सही है। लेकिन यू आर नॉट द वन मैन आर्मी लाइक एवर, यू आर नॉट द वन मैन आर्मी लाइक बायक ऑफ सीवा, यू आर जस्ट एन एसासिन। एज ऑलवेज इट रियली फील्स लाइक अ हिस्ट्री सिम्युलेशन। तो हर बार की तरह ये बिल्कुल हिस्ट्री सिम्युलेशन जैसी ही फील हो रही थी। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई दूसरा गेम खेल रहा हूं। सो दिस सीरीज डेफिनेटली डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। तो इस सीरीज को इंट्रोडक्शन की हार्डली कोई जरूरत है, बिकॉज दिस इज द वन एंड ओनली Assassin's Creed series. So Ubisoft is back with another Assassin's Creed title, जिसका नाम है Assassin's Creed Mirage. लेकिन बीच में ये सीरीज थोड़े खतरे में आ गई। ऐसा क्यों हुआ था वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं Assassin's Creed Mirage। क्या आपको ये गेम खेलनी चाहिए? इज इट वर्थ द फुल प्राइस? क्या आपको अपनी वैल्यूएबल टाइम और हार्ड अर्न्ड मनी इस गेम के पीछे स्पेंड करनी चाहिए? इन तमाम विषय पर आज हम बात करेंगे, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले शुड यू परचेज दिस गेम और नॉट, और माइट बी ड्यूरिंग द सेल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिव्यू के साथ। जब कभी भी हम एसासिन्स क्रीड सीरीज के बारे में सोचते हैं, हिस्ट्री के जो तमाम एरा है वो हमारे सामने उभर कर आ जाती है एक विजुअल की तरह। यूबीसॉफ्ट ने एसासिन्स क्रीड सीरीज की सहायता से हिस्ट्री को इतनी बखूबी विजुअलाइज कराई जो शायद ही किसी गेम ने कराया हो। यस, रॉकस्टार द्वारा रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो रिलीज हुई थी, दैट वाज आल्सो अ ग्रेट काउबॉय सिम्युलेटर एंड हिस्ट्री सिम्युलेटर आल्सो। तो जल्द ही सारे वीडियोस, सारे रिव्यू वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, और आपको एक क्लैरिटी मिलती रहेगी whether you should purchase these games or not. So basically, Assassin's Creed को अपने बेस्ट हिस्ट्री सिम्युलेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन ये सीरीज थोड़े खतरे में आ गई थी बीच में, और उसकी कई वजह भी है। तो चलिए हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। 2014 में जब Assassin's Creed यूनिटी रिलीज होती है नेक्स्ट जेन के लिए, लास्ट जेन के लिए उस टाइम पे Assassin's Creed रॉग रिलीज हुई थी, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया गेम, और नेक्स्ट जेन के लिए उस वक्त Assassin's Creed यूनिटी रिलीज हुई। दोनों पर मैं इंडिविजुअल वीडियोस लेकर आऊंगा। तो Assassin's Creed यूनिटी के लॉन्च के दौरान कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे, कुछ ग्लिचेस थे, हिलेरियस ग्लिचेस वे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गेम ब्रेकिंग एरर्स, क्रैश इश्यूज, लॉट्स ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल बग्स, बहुत सारी चीजें थी। और उन तमाम टेक्निकल इश्यूज की वजह से गेमर्स थोड़े नाराज हो गए थे, और इस वजह से Assassin's Creed यूनिटी उस वक्त कॉमर्शियल सक्सेस नहीं रहा। काइंड ऑफ कॉमर्शियल फेलियर ही हम उसे कह सकते हैं। लेकिन बाद में जाकर Assassin's Creed यूनिटी को काफी गेमर्स ने रिव्यू करी, रिविजिट करी, इवन मैंने भी कई बार उसे खेला। इट्स रियली इन अ ग्रेट स्टेट राइट नाउ। तो आज वो अभी भी बहुत अच्छे स्टेट पर है, तो हम उसे दोबारा रिविजिट करेंगे। मैं फुल रिव्यू जल्द ही लेकर आऊंगा अबाउट Assassin's Creed यूनिटी। लेकिन ये जो नाराजगी थी गेमर्स की, वो लाजमी भी थी, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे लॉन्च के दौरान, और कई सारे अच्छे अच्छे सिस्टम्स पर चलने चाहिए थे यूनिटी। 2014 की मैं बात कर रहा हूं, आज से लगभग 9 साल पहले की बात। लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स उसे चला नहीं पाए सही से। पीसी गेमिंग की अगर मैं बात, और फ्रेम रेट मेंटेन करने में भी उसे दिक्कत आ रही थी। उस गेम को स्ट्रगल करना पड़ रहा था फ्रेम रेट मेंटेन करने को लेकर। तो इस वजह से नाराजगी भी लाजमी थी, गेमर्स की जो नाराजगी थी, और इसका सीधा प्रभाव पड़ा Assassin's Creed Syndicate पर।
जो कि उसके अगले साल रिलीज हुई, यानी कि 2015 में रिलीज हुई। जबकि एसासिन्स क्रीड सिंडिकेट अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टाइटल मानी जाती है, जो कि वो है भी। एसासिन्स क्रीड सिंडिकेट इज रियली अ ग्रेट गेम। वो बहुत बढ़िया गेम है, ट्रस्ट मी। उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द, फुल कंप्लीट रिव्यू वीडियो लेकर। अब यूबीसॉफ्ट को खतरे की भनक लगने लगी कि नाउ ये जो सीरीज है, जो इतनी लेजेंडरी है अपने आप में, वो अब खतरे में आने लगी। क्योंकि एसासिन्स क्रीड सीरीज जो है वो इंटेंशनली रिलीज नहीं हुई थी, आपको शायद याद होगा। एसासिन्स क्रीड सीरीज वाज सपोज टू बी प्रिंस ऑफ पर्शिया एसासिन्स। वो एक प्रिंस ऑफ पर्शिया की टाइटल होने वाली थी, लेकिन वो एक अलग सीरीज में तब्दील हो गई, विच इज नाउ अ लेजेंडरी टाइटल ऑफ कोर्स। एनीवेज, तो यूबीसॉफ्ट को लगा कि जो सबसे मनी मेकिंग फ्रेंचाइजी है वो अभी खतरे में आ रहा है, तो कुछ तो करना बनता है। तो यूबीसॉफ्ट ने सोचा कि लेट्स गिव अ ब्रेक, और 2016 में कोई भी एसासिन्स क्रीड रिलीज नहीं होती, और 2017 में रिलीज होती है एसासिन्स क्रीड की सेवियर, जिसका नाम है द वन एंड ओनली एसासिन्स क्रीड ओरिजिन्स, which was the very first Assassin's Creed RPG title, जो बहुत ही बढ़िया है, बेस्ड ऑन एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट पर बेस्ड, उस पर भी मैं अलग से रिव्यू लेकर। दैट वाज एक्चुअली द सेवियर। तो यूबीसॉफ्ट ने कोर गेम प्ले मैकेनिक्स को बदल डाला, आरपीजी मैकेनिक्स लाए, और आरपीजी मैकेनिक्स बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोग नाराज हो गए। अब गेमर्स, एसासिन्स क्रीड के फैंस, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो दो टीम्स में बढ़ गए। टीम वन हु प्रेफर्स दिस आरपीजी मैकेनिक्स, जिन्हें ये काफी अच्छा लगा। टीम टू, जिनका ये मानना था कि एसासिन्स क्रीड ओरिजिन्स वाज अ कॉपी एंड पेस्ट ऑफ द विचर 3 वाइल्ड। तो कईयों का ऐसा मानना था कि एसासिन्स क्रीड ओरिजिन्स जो है वो विचर 3 वाइल्ड हंट की एक कॉपी पेस्ट, which was true to some extent, लेकिन it's not completely true। दोनों completely different set of games हैं। खैर, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहां पर एक समस्या आने लगी। अब चूंकि गेमर्स दो टीम्स में बढ़ चुके थे, एक टीम इसे प्रेफर करने लगी, दूसरी टीम जो ओरिजिनल एसासिन्स क्रीड की स्टेल्थ ओरिएंटेड मैकेनिक्स है, रूट्स की मैकेनिक्स है, उसे वापस चाह रहे हैं। लेकिन यूबीसॉफ्ट ने अगले साल फिर रिलीज करी एसासिन्स क्रीड ओडिसी। दैट इज इवन मोर हार्डकोर आरपीजी टाइटल। ओडिसी एसासिन्स क्रीड नहीं लगता, लेकिन हाँ, इंडिविजुअली वो एक बहुत बढ़िया आरपीजी टाइटल। सो जो कोर एसासिन्स क्रीड के फैंस है वो और नाराज हो गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, अब तो ये सीरीज थोड़ी सी अपनी रूट से फटक रही है। ये फील हुई थोड़ी बहुत एसासिन्स क्रीड ओडिसी के दौरान। एसी ओडिसी अपने आप में एक बहुत अच्छा गेम है, मैं बता रहा हूं, लेकिन वो एसासिन्स क्रीड नहीं है। अगर आप उसे सेपरेटली जस्ट प्ले इट एज ओडिसी, अ डिफरेंट इंडिविजुअल आरपीजी टाइटल, दैट्स ग्रेट ऑन इट्स ओन। फिर 2020 आती है, 2020, जब यूबीसॉफ्ट द्वारा रिलीज होती है एसासिन्स क्रीड वालहाला इन द ईयर 2020। And Assassin's Creed Valhalla was really a boring time, very disappointing। कम्युनिटी में नाराजगी बहुत ज्यादा है इस टाइटल को लेकर, होना लाजमी भी है, मैं अलग से रिव्यू लेकर आऊंगा, क्योंकि वालहाला इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ बोरिंग Assassin's Creed, ये मेरा भी मानना है। अल्ट्रा लेंथी कैंपेन सबसे बड़ी ड्रॉबैक, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, और बहुत सारे फ्लॉज है उसमें, कुछ अच्छी बातें भी हैं। फिर ये सीरीज आने लगी सेकेंड टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम जब ये सीरीज दोबारा खतरे में आनी। अब एसासिन्स क्रीड, अब यूबीसॉफ्ट को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो यूबीसॉफ्ट ने सोचा दिस टाइम विल गो बैक टू द रूट्स, और इसी के साथ 3 साल बाद, राइट नाउ, इसी के साथ 5 अक्टूबर 2023 में रिलीज होती है Assassin's Creed Mirage, and it's a mind-blowing title। Assassin's Creed
अपने रूट्स पर वापस आ चुकी है और आज हम उसी गेम के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन थोड़ी लंबी रही, मैं मानता हूं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन जरूरी था क्योंकि सीरीज क्यों रूट्स पर वापस आई उसे जानना भी हमारे लिए जरूरी है। वो भी अपने आप में एक हिस्ट्री है कि व्हाई द सीरीज केम बैक टू इट्स रूट्स। आना क्यों पड़ा, क्या मजबूरी रही होगी यूबीसॉफ्ट। तो ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। सो लेट्स नाउ कम टू असैसिन्स क्रीड मिराज। तो असैसिन्स क्रीड मिराज के कुछ फ्लॉज है, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो सेगमेंट में ये वीडियो डिवाइडेड है। पहली सेगमेंट में हम स्टोरी की बात करेंगे, कंप्लीटली स्पॉइलर फ्री वीडियो होगी, डोंट वरी, मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। ये रिव्यू कंप्लीटली स्पॉइलर फ्री होगी, लेकिन हाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर बताऊंगा। सेकंड पार्ट होगी गेम प्ले मैकेनिक्स, ग्राफिक्स एंड ओपन वर्ल्ड। इन तीन सेगमेंट पर हम बात करेंगे। सो दिस विल बी द टू मेन सेगमेंट्स ऑफ द गेम। फर्स्ट सेगमेंट में हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे, सेकंड सेगमेंट में हम गेम प्ले, ग्राफिक्स और ओपन वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। सो दिस टाइम द सेटिंग इज बगदाद, 9th century, मिडिल ईस्ट। द सेटिंग इज माइंड ब्लोइंग। यूबीसॉफ्ट ने हर बार की तरह बखूबी काम कर। इट विल लेट यू कनेक्ट टू द मेन कैरेक्टर। हर बार यूबीसॉफ्ट ने अपनी स्टैंडर्ड को बरकरार रखी, मेंटेन रखी कि यस इट इज द अल्ट्रा प्रो हिस्ट्री सिम्युलेटर। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मेन कैरेक्टर है बैसिम, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। वी ऑल कैन कनेक्ट। यूबीसॉफ्ट की एक सबसे प्रमुख बात, मेनली ये असैसिन्स क्रीड सीरीज के दौरान ही हम देख सकते हैं, जब भी यूबीसॉफ्ट किसी स्टोरी का निर्माण करती है तो वो इतनी बखूबी के साथ, इतनी बारीकी के साथ उस चीज को निभाती है कि हम एक कनेक्ट बना पाते। स्टोरी इज माइंड ब्लोइंग। किस प्रकार बैसिम एक स्ट्रीट थीव से एक मास्टर असैसिन में तब्दील होता, उसी के ऊपर यह स्टोरी बेस्ड, और इसे इतने बखूबी से निभाया गया है कि इट्स माइंड। एंड उसके बाद अब हर एक असैसिन्स क्रीड जब रिलीज होती है ना, मुझे समझ नहीं आता कि फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। चाहे वो असैसिन्स क्रीड 1 हो, चाहे वो असैसिन्स क्रीड 2 ब्रदरहुड एंड रिविलेशंस जो इज़ियो ट्रिलॉजी थी, उसे खेलने के बाद तो इज़ियो फेवरेट बन गया। लेकिन यूबीसॉफ्ट तब पर भी नहीं रुकी। असैसिन्स क्रीड 3 में कॉनर, असैसिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग में एडवर्ड, आर्नो विक्टर डोरियन इन असैसिन्स क्रीड यूनिटी, जो कि उतना इंप्रेसिंग कैरेक्टर नहीं था मेरे हिसाब से, आर्नो विक्टर डोरियन। खैर, शे पैट्रिक कॉर्मैक, असैसिन्स क्रीड रॉक, देन जेकब फ्राई एंड ईवी फ्राई, असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट, बायेक ऑफ सिवा, असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स, और एलेक्सियोस ऑफ स्पार्टा इन असैसिन्स क्रीड ओडिसी, देन एवॉर इन असैसिन्स क्रीड वालहल्ला। लेकिन अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स को उठा लूं, फॉर एग्जाम्पल इज़ियो, कॉनर और एडवर्ड, ये तीन यूजुअली मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स रहे हैं। ऑल्दो अपने आप में सभी कैरेक्टर्स बेमिसाल है, लेकिन पर्सनली ये तीन कैरेक्टर्स मुझे थोड़े अच्छे लगे। अब जब मैंने बैसिम का रोल निभाया इन असैसिन्स क्रीड मिराज, मैं कशमकश में आ गया कि बैसिम इज मोर बेटर और फेवरेट इज़ियो और कॉनर मुझे समझ नहीं आ रहा था। यही यूबीसॉफ्ट की सक्सेस। स्टोरी इज माइंड ब्लोइंग। तो स्टोरी मैंने कल ही कंप्लीट करी है। आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड विथ इट। मेरे पास शब्द नहीं है इसे बयां करने के लिए। इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज ऑसम, इट इज स्प्लेंडिड, जो भी आप कहें। सो स्टोरी इज अ कंप्लीट 10 on 10। देयर इज नो सेकेंड ओपिनियन ओवर हियर, और आपको भी ऐसा ही फील हो। अब हम बात करेंगे गेम प्ले मैकेनिक्स और ओपन वर्ल्ड के बारे में। देखिए, गेम प्ले मैकेनिक्स में मुझे थोड़े से फ्लॉज लगे। सो दरअसल वो फ्लॉज क्या थे, उसी विषय पर हम बात करेंगे। और कॉम्बैट सिस्टम थोड़ी पॉलिश्ड हो सकती थी, उस विषय पर भी हम बात करेंगे। असैसिन्स क्रीड इज बैक ऑन इट्स रूट्स। ये फ्रेज बिल्कुल सही है।
लेकिन गेम ने कहीं ना कहीं स्टेल्थ को थोड़ा ज्यादा मैंडेटरी बना दिया। गेम आपसे कहेगा नहीं, लेकिन ये मैंडेटरी, आप पंगे नहीं ले सकते। यू आर नॉट द वन मैन आर्मी लाइक एवर, यू आर नॉट द वन मैन आर्मी लाइक बायक ऑफ शिवा, यू आर जस्ट एन असैसिन जो 4-5 बंदों के साथ एक साथ पंगे नहीं ले सकते। इट इज नॉट अ नेसेसरी मिशन फेल। तो आपको लग रहा होगा कि क्या अगर स्टेल्थ ब्रेक होती है तो मिशन फेल होगा? नो, इट वोंट बी लाइक दैट। लेकिन गेम आपको बुरी तरह पनिश करेगा अगर स्टेल्थ ब्रेक होती है। सबसे पहली चीज, किसी गार्ड ने जाकर अगर घंटा बजा दिया, बेल रिंग कर दी टंग 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 करके, तो एरिया के सारे गार्ड अलर्ट हो जाएंगे और इट्स इम्पॉसिबल टू फाइट ऑल द गार्ड्स विदाउट यूजिंग स्किल्स। क्योंकि गेम चाहता है कि आप स्टेल्थ मेंटेन करो, आप असैसिन्स के स्किल्स को यूज करो। गेम यही चाहता है। कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स है, मैं आपको अभी बताऊंगा, जिससे कि असॉल्ट बेस्ड गेम प्ले थोड़ी स्मूथ हो सकती है। मैं अभी डिस्कस करूंगा, बने रहे अंत तक। अगर आपने स्टेल्थ मेंटेन रखी तो ठीक है, आप आसानी से निकल जाओगे। लेकिन स्टेल्थ अगर ब्रेक होती है, स्टेल्थ अगर टूट जाती है किसी कारण की वजह से, सो जितने भी एरिया के जितने भी गार्ड्स हैं वो सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। और कुछ आर्मर्ड गार्ड्स, आर्म्ड गार्ड्स, ओके, जो बिग बॉयज लाइक दैट, उनके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पंगे लेना इस मृत्यु को न्योता देने जैसा है। इस गेम की मैं बात करूं, अगर आपके पास अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स नहीं है, तो शुरुआत में ये गलती मैंने भी करी। मैं थोड़ा सा कैजुअली खेल रहा था इस गेम, मैं थोड़ी देर स्टेल्थ मेंटेन कर रहा था और फिर आई वॉज गोइंग फॉर द असॉल्ट। लेकिन फिर गेम ने मुझे ऐसा पनिश करा तो मुझे मजबूर होना पड़ा अपनी स्ट्रेटेजी को ऑल्टर करने पर। सो गेम ने मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को ऑल्टर करने पर मजबूर कर दिया, बिकॉज आदत सी हो गई थी ना। ओरिजिन्स की अगर मैं बात करूं, वालहाला की अगर मैं बात करूं, तो अधिकतम मैंने वही 2 गेम खेले थे। ऑल्दो स्टेल्थ वॉज कंप्लीटली ब्रोकन इन असैसिन्स क्रीड ओडिसी, लेकिन हाँ, वालहाला और ओरिजिन्स में तो वो ठीक ठाक थी, लेकिन असॉल्ट भी चलता था। वो आदत खराब हो गई थी बेसिकली और इसीलिए गड़बड़ हो गई। सो ये एक दिक्कत है। जब तक आप अपग्रेडेड नहीं होते हो, आपको एक स्टेल्थ मेंटेन रहेगी। गेम चाहेगा कि आप स्टेल्थली इसे कंप्लीट करो, असॉल्ट को फेवर नहीं करते। लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ आउटफिट्स है जिसकी सहायता से आप अपने असॉल्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इजी बना सकते हो। कुछ चेस्ट्स है, कुछ आउटफिट्स है। एक नाइट आउटफिट है जो असॉल्ट बेस्ड गेम प्ले को फेवर करता है, हेल्पफुल हो जाती है हमारे लिए। सो जो नाइट आउटफिट की मैंने बात करी, वो हेल्थ को थोड़ी सी रीजनरेट कर देती है, जिससे कॉम्बैट में हमें आसानी हो। सो ये एक बढ़िया एडिशन लगा मुझे। लेकिन हाँ, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको ट्रेजर चेस्ट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रेजर चेस्ट में ही आपको वो सारे आउटफिट्स मिलेंगे। तो उस पे अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा कि कैसे इन नो टाइम हम अपग्रेडेड हो सकते हैं असैसिन्स क्रीड मिराज, ताकि एक बैलेंस गेम प्ले के दौरान एक बैलेंस मेंटेन रह सके। 2 बड़े फ्लॉज मुझे लगे। नंबर 1 इज द हेल्थ रीजनरेशन सिस्टम। तो हेल्थ रीजनरेशन सिस्टम पूरा वालहाला से चिपका दिया गया। यस, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तो पहले क्या होता था, अगर मैं ओरिजिन्स की बात करूं, ओडिसी में तो बहुत बढ़िया थी मैकेनिक्स, इट वाज रियली ग्रेट। लेकिन ओरिजिन्स की अगर मैं बात करूं, तो ओरिजिन्स में अगर हम कॉम्बैट से बाहर हो जाते थे तो हेल्थ ऑटो रीजनरेट हो जाती थी। तो ये एक बढ़िया बात थी मुझे लगी। अगर हम कोर मैकेनिक्स की बात करें, यूनिटी की अगर हम बात करें, तो यूनिटी में भी मेड किट्स होते थे जो कि हम बहुत सारे कैरी कर सकते थे एंड वी कुड हील अवरसेल्व्स। लेकिन यहां जो हेल्थ की पोर्शन है, एलेक्सीर है, दैट एलेक्सीर यू कैन ओनली कैरी 2 इनिशियली आप केवल 2 कैरी कर सकते हो, फिर लेटर ऑन आप उसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपको आपकी हेल्थ इंक्रीज करनी पड़े, इवन आफ्टर यू कंप्लीटेड अ कॉम्बैट, आपको हर्ब्स ढूंढने पड़ेंगे जिसे खाकर आप अपनी हेल्थ को रीजनरेट कर सकते हो, एंड दैट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। अब ये फ्रस्ट्रेटिंग क्यों बनती है वो मैं अभी बताऊंगा कि ये ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्यों बन जाता है।
या फिर कहीं पे खाना पक रहा होगा, आपको जाके वहां से खाना खाकर अपनी हेल्थ रीजनरेट करनी पड़ेगी। अब ये फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि एक और कोर मैकेनिक्स यूबीसॉफ्ट ने यहां घुसेड़ रखा है, दैट इज कॉल्ड एज द नोटोरिटी सिस्टम। आपको शायद याद होगा नोटोरिटी सिस्टम असैसिन्स क्रीड 2 और ब्रदरहुड में भी हुआ करती थी, या एजियो ट्रिलॉजी में हुआ करती थी। आपको शायद याद होगी कि अगर आप बेकार में किसी गार्ड वगैरह से पंगे लोगे या ओपनली असैसिनेट करोगे तो आपकी नोटोरिटी इंक्रीज हो जाएगी, आप इनफेमस कुख्यात बन जाओगे शहर के बीच और आपको पूरा शहर ढूंढ रहा होगा। So this is the scenario। और आपको पोस्टर्स जाके फाड़ने होंगे या ब्राइब करना होगा, घूस देकर आपको नोटोरिटी कम करनी होगी। ये मैकेनिक्स था, तो वो चिपका दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस नोटोरिटी सिस्टम को और ओवरवेलमिंग बना दिया गया, फ्रस्ट्रेटिंग बना दिया, क्योंकि 3 हिस्सों में आपकी नोटोरिटी बढ़ती है। नंबर 1 लेवल 1 नोटोरिटी, लेवल 2 नोटोरिटी, लेवल 3 नोटोरिटी, से फॉर इंस्टेंस। तो जब आपकी नोटोरिटी 3 पर होती है तो चारों ओर वो आर्मर्ड गार्ड्स घूमने लगते हैं जो आपका जीना दुश्वार कर देंगे। और जब आपकी नोटोरिटी 3 पे होगी तो आप चैन से फ्री रोम भी नहीं कर पाओ, और उसमें अगर हेल्थ भी कम हुई तो सोने पे सुहागा। मेरे साथ एक सिचुएशन ऐसा हुआ था जब मेरी नोटोरिटी ज्यादा हो गई थी और हेल्थ भी थी थोड़ी सी, एलेक्सिर भी था नहीं मेरे पास। मैं पागल होगी तरह भ्रमण किए जा रहा हूं, कहीं पे कुछ हर्ब मिल जाए ताकि हेल्थ रीजनरेट हो सके। इस दौरान अगर किसी कॉम्बैट सिचुएशन का सामना मुझे करना पड़ा तो डेफिनेटली आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट। दिस मेक्स द गेम रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तो ये गेम को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बना देती। अब देखो, ऐसा अगर होता कि मैं जानबूझकर किसी गार्ड से पंगे लेकर अपनी नोटोरिटी इंक्रीज कर रहा हूं, तब पर भी बात सही थी। ठीक है, चलिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन गेम द्वारा जो मिशन प्रोवाइड किए जाते हैं उससे भी नोटोरिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी आपको सिविलियन से बचकर ही असैसिनेट करना होगा। अगर किसी सिविलियन ने आपको असैसिनेट करते हुए देख लिया तो वो ऐसे चिल्लाने लगेगा और आपकी नोटोरिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही नोटोरिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, फिर गए काम से। अब ढूंढते फिरो पोस्टर्स। हेल्थ कम हो तो सोने पे सुहागा, आपको पूरे शहर का चक्कर काटना पड़ेगा। यू हैव टू रोम द एंटायर बगदाद टू रिमूव द पोस्टर्स। तो ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा। ये जो मैकेनिक्स थी इसे ना बहुत ओवरवेलमिंग बना दिया यूबीसॉफ्ट ने, तो इस पे थोड़ा काम करना चाहिए था, which made this game bit of frustrating. So this is the point deducting thing I would say. तो इस वजह से पॉइंट थोड़ा डिडक्ट यहां पे करना पड़ा। कॉम्बैट, अगर मैं डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करूं तो उसमें भी ज्यादा वैरायटी नहीं है। अगर आपने सही से पैरी कर लिया तो एक बटन मिलेगा, 1 क्लिक किल एंड यू विल किल द नॉर्मल गार्ड्स। बट अगेन टू कॉम्बैट द हेवी गार्ड को कॉम्बैट करने के लिए आपको अपग्रेडेड होना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे। आपको स्टेल्थ मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे फ्लॉज है। गेम ने हमें एक जंजीर में बांध दिया कि यू हैव टू प्ले लाइक दिस। वो डायरेक्टली नहीं बता रहा, इनडायरेक्टली बता रही है कि आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड फॉर इट। सो ये एक मुझे फ्लॉ लगी गेम प्ले। ओपन वर्ल्ड इज रियली ग्रेट। बगदाद को बहुत बारीकी से बनाया गया है, 9th सेंचुरी बगदाद। एज ऑलवेज इट रियली फील्स लाइक अ हिस्ट्री सिमुलेशन। तो हर बार की तरह ये बिल्कुल हिस्ट्री सिमुलेशन जैसी ही फील हो रही थी। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई दूसरा गेम खेल रहा हूं। I was totally into that game. It feels like I was exploring history. It feels like I was into the game. It feels like I was simulating it. So that was a massive success. जो मेरा मानना है यही सबसे बढ़िया बात मुझे इस गेम के दौरान लगी। So that is really great. ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल मैंने इसे अपने Xbox Series S पर ही खेल रखा है। पीसी पे मैंने अभी ट्राई नहीं करा। पीसी पे जब मैं खेलूंगा मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस पे, पीसी परफॉर्मेंस पे सारी चीजें मैं तब कवर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर मैं Xbox की बात करूं तो Xbox पे आपको 2 मोड मिलेंगे। नंबर 1 परफॉर्मेंस मोड, जो कि 60 FPS पर ऑलमोस्ट एट 1080p रेजोल्यूशन पे चला देती है गेम को, नो इश्यूज। और इट लुक्स विजुअली स्टनिंग, बहुत ही सही लगता है। आपके लिए विजुअल्स ज्यादा मायने रखे तो परफॉर्मेंस मोड को छोड़कर भी एक और मोड है जिसका नाम है क्वालिटी मोड।
तो क्वालिटी मोड गेम को डायनामिक 1440p रेजोल्यूशन पे चलाती है विथ अ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो 30 फ्रेम्स सिनेमैटिक स्टाइल से अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो तो मैं कहूंगा आप क्वालिटी मोड पे खेलें। लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्रेम्स पर सेकेंड्स के फैन हो, 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, सो यू कैन गो विद द परफॉर्मेंस मोड, जैसा आपको सही लगे। इट्स कंप्लीटली योर पर्सनल प्रेफरेंस। सो दो ग्राफिकल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इन्होंने एक फिल्टर भी ऐड कर रखा है, जो पुरानी फिल्टर थी ब्लूइश, जो एक कलर फिल्टर था, वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है। सो मेरा मानना है, आई वोंट रिकमेंड दैट, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज रियली ऑफुल मेरे हिसाब से। तो जो डिफॉल्ट फिल्टर है कलर फिल्टर, आप उसे ही रख। तो ये थी Assassin's Creed Mirage की रिव्यू। सो द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ Assassin's Creed Mirage is an 8 out of 10। ये आसानी से 9 या 10 आउट ऑफ 10 हो जाती, लेकिन जो दो बड़े फ्लॉज के बारे में मैंने डिस्कस करा वो थोड़ी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। नंबर वन, द हेल्थ रीजनरेशन सिस्टम, जिसके लिए हेल्थ को रीजनरेट करने के लिए मुझे चक्कर काटने पड़ रहे थे, हर्ब्स ढूंढना पड़ रहा था। एलेक्सीर का इंतजाम भी इनिशियली कम होती है, सो हेल्थ रीजनरेशन इज अ रियल प्रॉब्लम। और दूसरी चीज, द फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेल्थ, कुछ ज्यादा ही फोर्सफुल स्टेल्थ इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है इनिशियली। ऑल्दो अगर आप गियर्स वगैरह अपग्रेड कर लोगे तो इट विल बी एन इजी वन लेटर ऑन। तो आगे जाकर गेम थोड़ी आसान हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू असॉल्ट। अगर स्टेल्थ आप मेंटेन रख सको सो ओवर एंड ऑल इट विल बी यूनिफॉर्म। सो इन दोनों ड्रॉबैक्स की वजह से गेम डिजर्व्स एन 8 आउट ऑफ 10। रेस्ट एवरीथिंग इज सुपर। बाकी सारी चीज बहुत बारीकी से बखूबी इस गेम के दौरान निभाया गया है। देयर वाज नो फ्लॉ अबाउट दैट। तो फिलहाल मैंने स्टोरी और कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग कंप्लीट कर रखे हैं। डीएलसी अब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं करी, तो डीएलसी जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तो मैं पार्ट 2 भी लाने की कोशिश जरूर करूंगा। सो दिस वाज अबाउट Assassin's Creed Mirage। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं इस चैनल पर तमाम AAA टाइटल्स को खंगाल के रिव्यू करने वाला हूं और करूंगा आने वाले वीडियोस में, चाहे वह Assassin's Creed सीरीज हो, फार क्राई सीरीज हो, बैटलफील्ड हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, तमाम जो AAA टाइटल्स है। क्योंकि AAA टाइटल्स हमारे देश में काफी महंगी आती है। अगर हम सेल्स की भी बात करें तब पर भी बहुत महंगी होती है। तो एक फैसला लेना जरूरी हो जाता है कि क्या ये गेम मेरे लिए वर्थ इट है। तो वो सारी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। मैं खंगाल के सारे AAA गेम्स यहां पर रिव्यू करूंगा और आपको एक नतीजे तक पहुंचाऊंगा, आपको एक फैसले तक पहुंचाऊंगा कि आपकी जो वैल्यूएबल टाइम है और हार्ड एंड मनी है, क्या ये पर्टिकुलर गेम वो डिजर्व करती है या फिर नहीं। कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए और कौन से गेम्स से आपको दूरी बरकरार रखनी चाहिए, ये सारी क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं एक और रिव्यू के साथ। टिल देन, साइनिंग आउट। Adios.